वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका अपकमिंग वैकेंसी बिहार पुलिस और साथ में फ्रेंड्स जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है 689 पदों के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये सभी प्रश्न मैं अपनी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, जहां पर आप यूट्यूब पर देखने के बाद में वहां पर रिपीट करिएगा। मेरी वेबसाइट में आंसर छुपाया हुआ रहता है, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स। यूट्यूब पर देखने के बाद तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहे फ्रेंड्स। बिहार पुलिस की जो नई बहाली आने वाली है वो आपको देखिए लास्ट दिसंबर तक या तो जनवरी भी में हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी अभी तक कहीं से मिल नहीं रही है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। आज का पहला सवाल, एक बात और मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार उत्पाद पुलिस, जो बिहार एक्साइज पुलिस का सिलेबस है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, दोनों एक ही है फ्रेंड्स। दोनों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10वीं कक्षा के समकक्ष ही पूछे जाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, गेस करते चलिएगा। आंसू पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आंसू जो पुस्तक है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ईंधन के रूप में पूछा जाता है, फटाफट गेस करते चलेगा। इसी लेवल का क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा और जो उत्पाद पुलिस है फ्रेंड्स उसमें भी। दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। वही भारी जल, जिसको ये भी याद रखिए DTO कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए गेस करें। तीन का जो करेक्ट आंसर होगा पिनकस, पिनकस के द्वारा खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार पिनकस ने किया था। चौथा नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि 1913 में प्रकाशित गद्दर अखबार, याद रखिएगा ये गद्दर अखबार है जो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1913 ईस्वी में कभी कभी पूछा जाता है। का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गद्दर अखबार का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स 1913 में, किस भाषा में था? चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उर्दू भाषा में था। पांचवा नंबर सवाल को देखिए। पांचवा नंबर सवाल आपका है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के राज्य से सीमा साझा करते हैं? तो गेस करें। चौथा 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 टोटल साझा करते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा बिहार है। यही 5 है जो साझा करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो भारतीय राज्य कितने हैं फ्रेंड्स? 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। कौन कौन अभी बताया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। कोस्टा रिका देश है, इसका राजधानी जो सान जोन्स पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये वीडियो अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स 1 घंटा के बाद मैं आपके वेबसाइट पर सेम क्वेश्चन नहीं डाल दूंगा और सभी का आंसर छुपाया हुआ रहेगा। तो वहां पर देखिए 100 आंसर रहता है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कितना प्रश्न आपको याद होता है। 50 प्रश्न देखने के बाद में आपको 50 प्रश्न का आंसर सही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तैयारी कराएंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। 6 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका कि कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है, तो सान जोन्स हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, विराट कोहली को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए संविधान के अनुसार है जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है जो कितना, 552 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 9 नंबर सवाल का गेस करते चलिएगा आप लोग। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को, सितंबर 14 नहीं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए गेस करिए।
सार्क का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए सार्क का सदस्य कौन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो बर्मा है सार्क का सदस्य नहीं, बाकी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल ये सभी इसका सदस्य देश है। सार्क देश की सदस्य वाले देश में कौन कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश है। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार आपका जो इसका सदस्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपका 3 ये आपका है। अगला सवाल को देखें, ईरानी चित्रकारी बेजाद किस मुगल शासक के दरबार में रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, बेजाद जैसे मंसूर अली है फ्रेंड्स उसी तरह से है, तो बेजाद जो रहता था बाबर के दरबार में। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको इस तरह से याद रखा, बे से बेजाद, अब से बाबर, तो ऐसे याद रहेगा ट्रिक से। बेजाद किसके दरबार में रहता था, तो बाबर के दरबार में रहता था। अगला सवाल को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष रद्द किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे देखिए 3 सवाल, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1882 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लागू किसने किया था, इसको रद्द किसने किया था। तो इसमें जो कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स उसका ट्रिक भी मैं बता चुका हूं पहले। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था फ्रेंड्स, तो लॉर्ड लीटन ने आपको इसको लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड लीटन। देखिए ल से लीटन होता है, ल से लागू करना होता है, इस तरह से जोड़े, तो लीटन ने लागू किया था। और रद्द किसने किया था, रिपन, र से रद्द होता है फ्रेंड्स, र से रिपन होता है, तो लॉर्ड रिपन है इसको रद्द किया था फ्रेंड्स, और लॉर्ड लीटन इसको लागू किया था। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर क्वेश्चन सवाल आपसे पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था, तो ल से लीटन है जो लागू किया था। रद्द किसने किया था, तो रिपन ने कब किया था, तो 1882 ईस्वी में। अगला सवाल को लेते हैं, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि दशमलव प्रणाली के जन्मदाता देश कौन है, यानी किस देश में इसका खोज हुआ या जन्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर पूछेगा किस देश का देन है दशमलव प्रणाली। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछ दे कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू किया गया था, तो सबसे पहले जो माप तौल वाला फ्रांस देश में शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, नेहरू रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, आप लोग बोलते हैं कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा अभी वक्त नहीं मिल रहा है, और जो वैकेंसी नहीं आई है फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब बीच बीच में आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी मैं ट्रिक बताया था, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। चलिए तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा पहले करें, तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पानी का परिवहन। ठीक है, पौधों में जाइलम है किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो पानी का परिवहन के लिए ये जिम्मेदार होता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, फ्लोएम का क्या कार्य है और जाइलम का क्या कार्य है। तो देखिए जाइलम होता है जो फ्रेंड्स पानी का जो खनिज लवण होता है, और पानी का है जो पेड़ के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, सभी उत्तक में पहुंचाता है। और जो आपका फ्लोएम होता है फ्रेंड्स, जो ये जाइलम का काम है पानी का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन करना। लेकिन जो फ्लोएम होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, आप लोग को पता होगा कि पेड़ के पत्ते के रसोई घर है जो आपका पत्ती होता है। ठीक है, रसोई घर, तो वहाँ पर जो पत्ती में जो आपका खाना बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो पत्ती में आपका खाना बनता है, तो वहाँ से जो खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है, तो वो फ्लोएम करता है। उसको कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। लेकिन जाइलम का काम क्या है फ्रेंड्स, तो आपका इसका है जो पानी का परिवहन करना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि पानी का परिवहन रहेगा तो जाइलम हो जाएगा, और खाद्य पदार्थ का परिवहन रहेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। 15 नंबर 16 नंबर, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए, जिस तरह से टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के हिसाब से होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइकोपिन, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन का। तो हल्दी में पीला रंग होता है जो किसके कारण होता है, तो करक्यूमिन के कारण होता है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, पिग्मी जनजाति के साथ जुड़ा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश में रहता है फ्रेंड्स, ये देखिए उससे संबंधित, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले ये देख लें कि पिग्मी जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है,
तो देखिए पिग्मी जनजाति कहाँ होता है, कांगो बेसिन में। इसको ट्रिक से याद रखिए। पिग मतलब क्या होता है, सुअर होता है। सुअर कहाँ गिरा हुआ है, तो बेसिन में गिरा हुआ है। इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, पिग्मी जैसे आएगा पिग, तानी हम इस तरह से याद रखते हैं कहाँ गया है, तो बेसिन में गिरा हुआ है। तो पिग्मी जनजाति कांगो के बेसिन में गिरा हुआ है, इस तरह से कुछ बैठा ले। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिग्मी जनजाति आपका कांगो बेसिन में। एक एस्किमो जनजाति होता है फ्रेंड्स। तो एस्किमो जनजाति है जो कहाँ, तो टुंड्रा प्रदेश, जो ठंडे प्रदेश होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कनाडा हो गया फ्रेंड्स, इस साइड में पाए जाते हैं। और उस जो घर बनाते हैं, बर्फ का घर बनाता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, उसे इग्लू कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो टुंड्रा प्रदेश में कौन रहते हैं, एस्किमो जनजाति, और उसका घर को क्या कहता है, तो उसको इग्लू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, इग्लू, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत वाला है अस्पृश्यता। तो इसका करेक्ट आंसर गेस करें। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 है जो आपका उसी से संबंधित है, अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगला सवाल 18 19 नंबर सवाल, कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये भुवन पहाड़ी है जो आपका मेघालय पठार का हिस्सा नहीं। बाकी गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी है जो मेघालय पठार का हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया एक तरह जनजाति का भी नाम है। याद रखिए, पहाड़ी है के साथ साथ जनजाति भी है। तो ये सब मेघालय की पहाड़ी में ही देखने को मिलता है। गारो, खासी, जयंतिया अगर पूछा जाए आपसे कि किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय राज्य आप लोग मारिएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये तीनों है जो अब मेघालय पठार से का हिस्सा है, जबकि भुवन पहाड़ी है जो आपका मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। 20 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो देखिए पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1951 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि जिगर शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, तो चलिए इसका गेस करें फ्रेंड्स। इसका ट्रिक से याद रखिएगा, जिसके पास जिगर है वही बिलियर्ड खेल सकता है। मैं इसी तरह से याद रखता हूँ। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जिगर शब्द है जो आपका बिलियर्ड से संबंधित है। आज के बाद याद रखिएगा कि जिसके पास जिगर है ना वही बिलियर्ड खेलेगा, बिना जिगर वाला नहीं खेलेगा। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो बिलियर्ड्स है जो जिगर शब्द है, बिलियर्ड से संबंधित है। अगला उसी तरह से एक बटरफ्लाई पूछा जाता है, तैराकी से फ्रेंड्स। तो ये सब याद रखिएगा। बटरफ्लाई किससे संबंधित है, तो तैराकी से है आपका संबंधित शब्द। एलपीजी का मिश्रण क्या है। एलपीजी इसका फुल फॉर्म याद रखें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है ना। तो 22 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें। 23 नंबर सवाल है, कैलेमाइन किसका अयस्क है। तो ये जस्ता का है। ठीक है, कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक यानी जस्ता का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावा रहती है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो आधिकारिक मलयालम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलयालम। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, ओणम किस, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो जो ओणम त्योहार है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरला में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल 26 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स, गेस करें। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, अक्सर विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाता है, कहते हैं कि बुध है जो ये सूर्य के सबसे नज़दीक में है, तो गर्म ग्रह बुध ही होना चाहिए। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इस गलत आंसर हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र ग्रह है, औसत अगर जो गर्मी देखी जाए तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन गर्म ग्रह अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन है, तो आपका शुक्र ही होगा। और आपका फ्रेंड्स चंद्रमा के बारे में आप लोग को पता है, ये पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सभी को पता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह शनि को कहा जाता है। और इसमें और पूछा जाता है, देखिए फ्रेंड्स, कि लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो अरुण ग्रह को। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और वरुण ग्रह है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, वरुण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हरा ग्रह कहा जाता है। तो ये सभी याद रखें। 27 नंबर सवाल को देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे। तो देखिए 1913 ईस्वी याद कीजिए फ्रेंड्स,
ठीक है। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यही प्रथम एशियाई थे। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ठीक है, भारत में कौन सा जगह पे ये है? तो महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये गेस करें 29 का क्या होगा? तो जिनेवा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए गेस कीजिए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग याद होगा फ्रेंड्स, उसके का अंग है सुरक्षा परिषद, इसी को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता होगा 1945 ईस्वी में हुआ था, 24 अक्टूबर। सभी लोग याद रखिएगा कितना? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है सुरक्षा परिषद, इसी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, एक तालाब का पिरामिड किस प्रकार का बनेगा? देखिए इसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए तालाब का जो पिरामिड होगा फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए इसको ट्रिक से याद रखिएगा, आप तालाब के पास जाकर के खड़ा होइएगा फ्रेंड्स, वहां पर देखिएगा अपना प्रतिबिंब देखिएगा पानी में, तो देखिए हमेशा उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से मैं याद रखता हूं, जब भी तालाब का पिरामिड पूछा जाता है तो क्या होता है? उल्टा होता है। तो इस तरह से आप लोग भी याद रखिएगा कि एक तालाब का पिरामिड कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। इसको याद करने का तरीका भी बता दिया मैंने फ्रेंड्स, कि तालाब के पास जाएं, अपना प्रतिबिंब पानी में देखें, उल्टा दिखाई देता है, इसलिए आपका ये उल्टा होता है। ये याद करने के लिए मैं बताया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक तालाब का पिरामिड किस प्रकार बनेगा? उल्टा बनेगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल को देखिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? गेस करें क्या होगा? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से है। चलिए 33 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम सौर प्रणाली का खोज किसके द्वारा किया गया था? गेस करें। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस के द्वारा एक खोजा गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर सौर प्रणाली का खोज रहेगा तो कॉपरनिकस रहेगा, लेकिन ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसमें केपलर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कैपलर मारना है। कैपलर किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कैपलर ने किया था, लेकिन सौर प्रणाली का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। गैलीलियो द्वारा दूरबीन की खोज किया था, सबको पता होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल। कौन सा महाद्वीप है? ठीक है फ्रेंड्स, महाद्वीपों की संख्या आप लोग को पता होगा कितना है, जो सभी को बताने की जरूरत नहीं है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया। तो इसमें कौन सा जो महाद्वीप है फ्रेंड्स, उसको है जो विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है या कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखें कि किस राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, किसी राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं फ्रेंड्स, उसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए अध्यक्षता कराना, तो अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सेम देखिए उसी तरह से फ्रेंड्स, ये आपका केंद्र में देखिएगा, तो केंद्र में जो रहेगा फ्रेंड्स, लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद का होगा बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। लेकिन राज्य के मंत्रिपरिषद का कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। उसी तरह से फ्रेंड्स, जिस तरह से अध्यक्ष बैठक बुलाता कौन है केंद्र में? तो वहां पर बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, उसी तरह से यहाँ बैठक कौन बुलाएगा? राज्यपाल, अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। तो दोनों याद रखिएगा। अगला सवाल है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, किसके समीप का रहा ना? तो ग्रेट बैरियर रीफ आप सुनेंगे, दक्षिण अमेरिका तो नहीं होगा, यूरोप नहीं होगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स, नीरज जी कौन सा खेल खेलते थे? तो नीरज जी भाला फेंका करते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। 38 नंबर सवाल को देखिए, 38 नंबर है, प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति कौन था? देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में, याद रखिए डेट के साथ 23 जून, सभी लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है।
23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसमें ये डेट याद रखें। अब पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति कौन था, तो मीर जाफर इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखें कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो कर्नाटक का बीच मुख्य रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देखिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको अक्सर पूछा जाता है। देखिए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से, देखिए शक्कर का घोल है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिएगा तो शक्कर का विलेयता क्या होता है, यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किसका द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स, याद करें, बैक्टीरिया होता है कि जीवाणु होता है, किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, या विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ये हाइड्रोफोबिया रोग होता है फ्रेंड्स, जो कुत्ता बिल्ली सबके काटने से होता है ना, तो ये विषाणु का एक तरह का वायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का सी, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, नाम सुनेंगे, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, किस देश में है, जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर या हवाई द्वीप, गेस करें आप लोग। इसका करेक्ट आंसर इक्वाडोर में पड़ता है ये, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में पड़ता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। 43 नंबर सवाल को देखिए, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया है, तो चलिए 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट गेस कर लें। 43 का हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि 22 जैन में 22वें, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए 22वें होना चाहिए, 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे। देखिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसमें टोटल जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी थे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसमें बहुत सारा देखिए डिस्कस मैं कर देता हूँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, तो याद रखिए 24 हुए थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे, तो आपका महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये आपका 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपका 22वें, तो अरिष्टनेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरिष्टनेमी है जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी जो मैं बताया सभी याद रखिएगा, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24वें महावीर थे जिन्हें वास्तविक संस्थापक, और पहला तीर्थंकर कौन थे फ्रेंड्स, ऋषभदेव, ये भी याद रखिएगा। और 23वां तीर्थंकर वही भी बताया पार्श्वनाथ, ये भी याद रखें। अगला सवाल है, महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 45 का। अगला सवाल को देखें, किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी, ये भी सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी है जो अपने सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति अंकित किया था। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान का आत्मा, तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, सभी लोग ये याद रखिएगा, यानी उद्देशिका उसे भी कह सकते हैं, तो भारत की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित देख ली फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो देखिए अनुच्छेद 32 में आपका वर्णन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो उद्देश्य का नहीं मारना है, तो आपको मानना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को मारा सही होगा, ठीक है। लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका ने प्रस्तावना को कहा जाता है। देखिए प्रस्तावना का जो मॉडल लिया गया, ढांचा लिया गया है, जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन फिर प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जहाँ से समवर्ती सूची भी लिया गया है, ये याद रखिएगा।
मूल अधिकार है फ्रेंड्स जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 48 प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए दो तरह का है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले इसमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 30। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, ये सभी सदस्य होते हैं जो कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं, ना कि राज्यसभा के। तो प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 30 है। एक आता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 + 7 का आंकड़ा होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 किससे होते हैं, तो आपका राज्यसभा से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। लेकिन वही अगर लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं, तो आपका राज्यसभा से होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में। तो देखिए इसमें सबसे जो कम वर्षा होता है चेन्नई में होता है। ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, भारत की निम्न नदी में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा कौन नहीं बनाता है फ्रेंड्स, चलिए गेस करें। गंगा तो बनाती है, गोदावरी बनाते हैं, ये आपका ताप्ती नदी है जो एक्चुअली बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते फ्रेंड्स। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अधिकार दी गई, शक्ति प्राप्त हुई? तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं आप लोग को अगर अच्छा व्यू जाता है फ्रेंड्स तो मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए एक बात बताना था कि जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, उसमें बहुत सारा जीके जीएस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें पैसा भी नहीं लगता। तो आप लोग डाउनलोड कर लिए, चलते फिरते ट्रेन बस मैदान कहीं भी 10 मिनट पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और मैं क्या बताया था फ्रेंड्स कि यही सब क्वेश्चन मैं आपको सभी का आंसर छुपा करके थोड़ा देर बाद में मैं आपको वेबसाइट पर डाल दूंगा, जहां पर आप 50 प्रश्न का एक बार पुनः रिवीजन करिएगा और उसमें आंसर आपको दिखाई नहीं देगा, जब 100 आंसर करिएगा तभी दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 50 में से कितना भी याद हुआ है फ्रेंड्स। और दोबारा रिपीट करिएगा तो बहुत सारा प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कोशिश मैं करूंगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।